नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। अब तक के 31 एपिसोडों में हम लोगों ने इकाई 20 तक का अध्ययन किया, जो FST 001 के खंड 1 से और खंड 5 तक से ली गई थी। अब इकाई 21 का अध्ययन करेंगे, जिसमें भोजन एवं पोषण के बारे में बताया गया है। तो 21.1 इससे पहली इकाई में आपने भारत में खाद्यान्नों की सीमित उपलब्धि और वितरण के विषय में पढ़ा है। हमारी जनसंख्या के एक बड़े भाग को पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन नहीं मिलता। उनके आहार में प्रायः उन तत्वों का अभाव होता है जो स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक हैं। इसके लिए हमारी जनता पौष्टिक आहार के संबंध में जागरूक भी नहीं है। इस इकाई में हम यह बताएंगे कि किस प्रकार हम प्राप्य खाद्य पदार्थों का अपने स्वास्थ्य के हित में भली प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। सादे भोजन जैसे चावल, रोटी, दाल, सब्जी और दही की अपेक्षा भांति भांति के व्यंजन हम सबको कहीं अधिक आकर्षित करते हैं, पर शरीर के विकास, कार्यशीलता और आवश्यकताओं की दृष्टि से यह जरूरी नहीं कि स्वादिष्ट भोजन पूर्ण व पर्याप्त हो, क्योंकि उसमें शरीर को तंदुरुस्त और सही रख सकने के लिए आवश्यक पदार्थों की कमी हो सकती है। कुछ खाद्य पदार्थ यद्यपि देखने में या स्वाद में बहुत भिन्न लगते हैं, पर उनमें पाए जाने वाले पौष्टिक पदार्थ एक से होते हैं, जैसे दूध, अंडा, मांस, मछली इत्यादि। यह भी संभव है कि पूर्ण या अधिक मात्रा में भोजन करने के बावजूद किसी व्यक्ति को पौष्टिक आहार प्राप्त न हो, तो हम यह कैसे मालूम करें कि हमारा भोजन संपूर्ण है अथवा नहीं। इस इकाई में हम यही जानकारी दे रहे हैं। हम पढ़ेंगे कि पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, शरीर के लिए इन पोषक तत्वों की कितनी आवश्यकता है और विभिन्न खाद्य पदार्थों से हम इन्हें किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। हम संतुलित आहार के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। यह सच है कि लोगों के खान पान की रुचि पर उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का प्रभाव पड़ता है, किंतु पौष्टिक आहार के प्रति जागरूक होना स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। संभव है इस इकाई में दी गई जानकारी के आधार पर आप अपने खाने पीने की आदतों में सुधार ला सकें और दूसरों को भी इसकी जानकारी दे सकें। कई बार यह भी देखने में आता है कि कुछ धनी परिवार कम पौष्टिक, कुछ कम आय वाले लोग अधिक पौष्टिक भोजन करते हैं। इसका कारण यह है कि कम आय वाले परिवार पौष्टिक आहार प्राप्त करने के लिए अपनी सीमित आय का अधिक बुद्धिमत्ता से उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त इस साधारण ज्ञान के माध्यम से आप भोजन से संबद्ध सामाजिक कठिनाइयों को भी जान सकेंगे। हम कुपोषण की समस्या और उसकी विकरालता के संबंध में भी चर्चा करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य यह होगा कि इस इकाई को पढ़ने के बाद आप भोजन से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों को जान सकेंगे तथा यह भी निर्धारित कर सकेंगे कि आपकी दैनिक भोजन पौष्टिकता की दृष्टि से पूर्ण है या नहीं। ऐसे भोजन की आदत डाल सकेंगे जिससे आप स्वस्थ, आकर्षक और चुस्त बन सकें। आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आयु, लिंग, कार्य, वजन तथा जलवायु के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों के भोजन की आवश्यकताओं की तुलना भी कर सकेंगे। खाने पीने की गलत आदतों तथा भोजन संबंधी भ्रांतियों के कारण होने वाली हानियों से परिचित हो सकेंगे। कुपोषण, विटामिन अथवा लवण की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों को भी जान सकेंगे। मिलावटी भोजन से उत्पन्न होने वाले खतरों को भी जान सकेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने से आप घरों, दुकानों और गोदामों में खाद्य सामग्री को खराब होने से बचाने के महत्व को भी समझ सकेंगे। 21.2 पोषण का महत्व। हम भोजन के बिना नहीं रह सकते। हम अपनी भूख को किसी भी प्रकार के भोजन से शांत कर सकते हैं, किंतु शरीर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखने के लिए हमें विशेष प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत हद तक उसके भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त भोजन का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व, कार्यकलाप, आचार व्यवहार और जीवन के स्तर पर भी पड़ता है। विभिन्न खाद्य पदार्थों में विभिन्न तत्व होते हैं। किसी भी एक प्रकार के खाद्य पदार्थ में वे सब तत्व नहीं होते जो हमें चाहिए और उस मात्रा में नहीं होते जितनी की हमें आवश्यकता होती है। यदि भोजन में किसी एक आवश्यक तत्व की एक लंबी अवधि तक कमी बनी रहे तो उससे बीमारियां तो हो ही सकती हैं और कई बार मृत्यु तक का अंदेशा हो जाता है।
अतः यह जानना अति आवश्यक है कि हमारी भोजन संबंधी आवश्यकताएं क्या हैं और उन्हें किन खाद्य स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न देशों में किए गए अध्ययनों से यह पता चला है कि उपयुक्त भोजन से बच्चों के विकास और आम जनता के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। जापानी बच्चों पर किए गए अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि संशोधित आहार से बच्चों के कई दशकों से चले आने वाले छोटे कद में वृद्धि हुई है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में अधिकतर बच्चे अल्प पोषित हैं। कुछ को पर्याप्त भोजन ही नहीं मिलता और कुछ बच्चों का आहार उन पौष्टिक तत्वों से वंचित है जो शरीर के लिए नितांत आवश्यक है। इस प्रकार बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में कमी रह जाती है और वे भोजन के अभाव के कारण होने वाले रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। पोषण विज्ञान एक सुविकसित विद्या है और इस शताब्दी में पोषण के ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई है। अब हम जानते हैं कि हमारे बच्चों और वयस्कों के लिए उचित आहार क्या है, लेकिन समस्या यह है कि इस जानकारी को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि उनके भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्व हैं या नहीं और किस प्रकार लोगों को उपयुक्त भोजन उपलब्ध कराया जाए। 21.3 पोषक तत्व समूह और उनका महत्व। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा शरीर विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बना है जिनका सीधा संबंध उस भोजन से है जो हम ग्रहण करते हैं। वैज्ञानिकों ने भोजन में पाए जाने वाले इन रासायनिक पदार्थों और शरीर में उनकी भूमिका का पता लगा लिया है। इन्हीं पदार्थों को वे पोषक तत्व कहते हैं और उन्होंने इनका अलग अलग वर्गीकरण किया है। यह जानने के लिए कि पोषक तत्व क्या हैं, आइए हम प्रायः घरों में बनने वाले आलू मटर की सब्जी को लें। इसे बनाने के लिए हम घी अथवा तेल के अतिरिक्त प्याज, टमाटर तथा कुछ अन्य मसालों का उपयोग करते हैं। इस सब्जी से हमें जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उसका विवरण नीचे दिया गया है। अब देखते हैं कि आलू मटर की सब्जी को बनाने के लिए हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं और उन चीज़ों से हमें क्या क्या पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो सामग्रियों की सूची इस प्रकार है और उनके पोषक तत्वों का उसके सामने ही एक सूची आप बना सकते हैं। जैसे पहला होगा आलू, तो आलू से आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट। फिर आलू मटर की सब्जी बननी है तो दूसरी चीज होगी मटर, तो मटर से आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब उसमें क्या चीज डालते हैं, घी, प्याज, टमाटर, मसाले, पानी, इनकी सूची बना लीजिए। तो घी और तेल से वसा मिलेगा, प्याज से खनिज लवण मिलेगा, टमाटर से खनिज लवण तथा विटामिन मिलेंगे, मसाले से खनिज लवण मिलेगा और पानी से शरीर को जो पानी की जरूरत है वो पानी की पूर्ति होगी। तो इस सब्जी के उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार सभी पोषक तत्वों को भोजन में शामिल किया जा सकता है। पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, लवण और पानी। अब इन चीजों के लिए आप एक तालिका बना सकते हैं। तालिका में एक तरफ खाद्य समूह लिख लें और एक तरफ पोषक तत्व लिख लें। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों को मैं सुझाव दूंगा कि इसको गूगल पे जाएं और पोषक तत्व किन किन खानों में क्या क्या मिलते हैं उसकी एक सूची को डाउनलोड कर लें और वहां से इसे रिमेंबर कर लें। तो आपने देखा कि इन सभी का हमारे भोजन में सही अनुपात में समावेश होना आवश्यक है। इनकी पूर्ति किसी एक अथवा विभिन्न व्यंजनों से की जा सकती है। यदि हम इन सब्जी में से एक भी वस्तु निकाल देते हैं तो उस वस्तु में निहित पोषक तत्व निकल जाएगा। इसी प्रकार हम खाने की सभी वस्तुओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने उन भोज्य पदार्थों को जिनमें एक ही प्रकार के तत्व होते हैं एक खाद्य समूह में सूचीबद्ध किया है। इस प्रकार हमें भोजन के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे पीछे हमने जो तालिका बनाने की बात की कि आप एक तालिका डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से जिसमें यह दिया होगा कि किस खाद्य समूह में कौन से पोषक तत्व हैं, तो वहां से सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी और आपको मालूम हो कि भारत में खान पान की आदतें हर क्षेत्र के अनुसार अलग होती हैं। उत्तर भारत में मुख्य आहार रोटी है तो दक्षिण व पूर्व भारत में मुख्य आहार चावल है। अन्य देशों में भी भोजन की अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। ये आदतें प्रायः उस स्थान विशेष में उपलब्ध होने वाली खाद्य सामग्री पर निर्भर करती हैं। बहरहाल कोई एक विशिष्ट भोजन अत्यावश्यक नहीं होता क्योंकि कई अन्य विकल्प वही पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि किसी भी एक खाद्य पदार्थ में
पोषक तत्व ठीक उसी अनुपात से या गुणवत्ता में नहीं हो सकते जो अन्य किसी पदार्थ में होते हैं। किसी भोज्य पदार्थ में कोई एक पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में हो सकता है और अन्य पोषक तत्व कम या नगण्य भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए तेल और घी में अधिकतर वसा होती है और चीनी में केवल कार्बोहाइड्रेट। उपरोक्त 6 पोषक तत्व विभिन्न भोज्य पदार्थों में विभिन्न मात्रा में होती हैं। पदार्थों में युक्त पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है, जैसे प्रचुर प्रोटीन युक्त, प्रचुर कार्बोहाइड्रेट युक्त एवं प्रचुर विटामिन युक्त पदार्थ। अगर हम पौष्टिक भोजन चाहते हैं तो हमें विभिन्न वस्तुओं को मिलाकर खाना चाहिए। अब आगे पढ़ेंगे कि भोजन का कार्य क्या है। तो भोजन के मुख्य रूप से 3 निम्नलिखित कार्य हैं। पहला कार्य है भोजन हमारे शरीर में ईंधन की तरह काम करता है, हमें गर्मी और ऊर्जा देता है। इस ऊर्जा का उपयोग शरीर की आंतरिक तथा बाह्य गतिविधियों के लिए होता है। आंतरिक या अनैच्छिक गतिविधियां हैं मस्तिष्क का कार्य, हृदय का धड़कना, सांस लेना, भोजन पचाना तथा मल त्याग आदि। ये क्रियाएं उस समय तक लगातार चलती रहती हैं जब तक हम जीवित रहते हैं। बाह्य क्रियाओं में सभी प्रकार के दैनिक काम, खेलना कूदना और व्यायाम आदि शामिल हैं। भोजन का दूसरा कार्य है भोजन हमारे विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से बच्चों के लिए। भोजन से वे सभी पोषक तत्व प्राप्त करते हैं जिससे मांसपेशियां मजबूत होती है और रक्त बनता है। इससे शरीर के ऊतकों की सतत क्षतिपूर्ति भी होती रहती है। भोजन का एक और जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य है वह है रक्षात्मक कार्य। यह हमारे शरीर को संक्रमण से बचने की क्षमता देता है और हमारी आयु में वृद्धि करता है। आइए अब हम देखें कि भोजन के कौन से पोषक तत्व उपरोक्त कार्य करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा क्या करता है ये पहले देख लेते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का सबसे सस्ता साधन है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध हो सकता है। वसा से भी शरीर को आपातकालीन समय में ऊर्जा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए जब हमें किसी कारणवश भोजन प्राप्त नहीं होता तब शरीर में संचित वसा से ही हमें शक्ति अथवा ऊर्जा मिलती है। अतः कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की प्रचुरता से युक्त भोजन को ऊर्जादायक भोजन कहते हैं। 2. प्रोटीन। यह मांसपेशियों, त्वचा, रक्त तथा हड्डियों के लिए आवश्यक है। शरीर में जो ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उनकी प्रोटीन से क्षतिपूर्ति होती है, इसलिए हमें प्रतिदिन प्रोटीन चाहिए। हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता है। प्रोटीन भी ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, विशेषकर उस स्थिति में जब यह ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट या वसा से उपलब्ध न हो रहा हो। इससे हमें संक्रमण से संघर्ष करने में भी सहायता मिलती है। प्रोटीन को शरीर निर्मायी भोजन भी कहा जाता है। जो भोजन का तीसरा पार्ट है पोषक तत्व, तो उसके क्या कार्य हैं, लवण तथा विटामिन, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये ऊर्जा के स्रोत तो नहीं है किंतु शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा वितरित करने में सहायक होते हैं। अतः यह हमारे शरीर में भोजन का सही उपयोग करने में मदद करते हैं। ये हमारा रोगों से संरक्षण करते हैं। खनिज लवण जैसे कैल्शियम दांतों तथा हड्डियों का और आयरन, हीमोग्लोबिन जो लाल रक्त कणों में होता है का मूल तत्व है। लवण से मांसपेशियों के फैलने व सिकुड़ने के कार्य में तथा नसों के स्पंदन में सहायता मिलती है। विटामिन और लवण को संरक्षक भोजन कहा जाता है। चौथा, पानी। यह शरीर के सभी तरल द्रव्यों का मूल पदार्थ है, जैसे रक्त, पाचन रस इत्यादि। शरीर के कुल भार का 50 से 70% पानी ही होता है। यह शरीर की उपापचयी प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। वस्तुतः हमारा शरीर किसी भी वस्तु को उस समय तक ग्रहण नहीं करता जब तक कि वह पानी में घुलने योग्य नहीं बन जाता। पाचन क्रिया में भोजन भी इतना पतला हो जाता है कि वह आसानी से घुल मिल सके और रक्त के साथ उन स्थानों पर जा सके जहां उसकी आवश्यकता है। अनावश्यक पदार्थ जैसे कि यूरिया रक्त के साथ गुर्दे में चला जाता है और अंत में मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलता है। पानी से शरीर का तापमान भी पसीने के माध्यम से नियमित होता है। शरीर के लिए कितने पानी की आवश्यकता है यह जलवायु कार्यकलाप तथा भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। 21.4 अनिवार्य पोषक तत्व। हमारा शरीर एक जीव रासायनिक कारखाना है जो
अपनी आवश्यकता अनुसार कई प्रकार के यौगिक तैयार कर सकता है, पर इसकी क्षमता सीमित है। हमारा शरीर कुछ जरूरी यौगिक तैयार नहीं कर सकता। इनकी पूर्ति हमें उन खाद्य पदार्थों द्वारा करनी पड़ती है जिसमें वह यौगिक हों। ऐसे यौगिकों को हम आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले सभी प्रोटीन 12 से 20 प्रकार के एमिनो एसिड से बनते हैं। इनमें से 10 का निर्माण हमारा शरीर नहीं कर सकता। इसके लिए हमें विशेष प्रोटीन युक्त खाने का सहारा लेना पड़ता है। शेष एमिनो एसिड हमारा शरीर किसी भी प्रोटीन युक्त खाने द्वारा शरीर में ही बना लेता है। ऐसे एमिनो एसिड को हम अनावश्यक एमिनो एसिड कहते हैं। इसी प्रकार विटामिन, लवण और कुछ वसा एसिड हमारे शरीर में नहीं बनते, अतः इनका भोजन में समावेश किया जाना चाहिए। वानस्पतिक प्रोटीन और पशुजन्य प्रोटीन कई प्रकार के खाद्य पदार्थों से प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे अनाज, दालें, छोले, राजमा, मूंगफली, सूखे मेवे, दूध, मछली, मांस, अंडा आदि। किंतु इन सब की गुणवत्ता तथा पाच्यता एक सी नहीं होती और ये विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। इनके गुणों में भी अंतर है। पशुजन्य प्रोटीन में सभी अनिवार्य एमिनो एसिड पाए जाते हैं और इन्हें पूर्ण और बढ़िया किस्म का प्रोटीन माना जाता है। इनके पचने की क्षमता भी कहीं अधिक है। दालों व अनाजों में पाए जाने वाले प्रोटीन में एक या एक से अधिक अनिवार्य एमिनो एसिड की कमी होती है और इसलिए इन्हें अपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। इनकी पचने की क्षमता 60% होती है, परंतु विभिन्न वनस्पति खाद्यान्नों के प्रोटीन मिलाकर लेने से वनस्पति प्रोटीन भी पशुजन्य प्रोटीन की तरह पूर्ण एवं कुछ हद तक बेहतर किस्म का बनाया जा सकता है, क्योंकि एक वनस्पति प्रोटीन की कमी दूसरे से पूरी हो जाती है। उदाहरण के लिए दाल रोटी के भोजन में जो एमिनो एसिड रोटी में नहीं होते वे दाल से, और जो दाल में नहीं होते वे रोटी से प्राप्त हो जाते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि हम भारतवासी युगों से अपने विवेक और अनुभव के आधार पर दाल रोटी अथवा दाल चावल मिलाकर एमिनो एसिड की जानकारी के बिना सहज रूप से खाते चले आ रहे हैं। याद रखिए कि शाकाहारी व्यक्ति के प्रोटीन की आवश्यकता विभिन्न प्रकार के अनाज, ज्वार बाजरा, दालें व मटर इत्यादि के मिले जुले आहार से पूर्ण की जा सकती है। पौधों से प्राप्त प्रोटीन में सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। अन्य फली वाले दालों की तुलना में इसमें दोगुना प्रोटीन होता है। अंडों में भी बहुत प्रोटीन होता है और ये मांस की अपेक्षा कहीं अधिक सस्ते पड़ते हैं। भारत के ज्यादातर लोग केवल अनाज खरीदने में समर्थ हैं, जिनमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन महंगे होते हैं। हालांकि अब सब्जियों के दाम भी बढ़ते चले जा रहे हैं। समस्त विश्व में वैज्ञानिक प्रोटीन के नए स्रोत ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। सामान्यतः न खाई जाने वाली हरी पत्तियों, शैवाल तथा अन्य स्रोतों से प्रोटीन प्राप्त करने के तरीके निकाले जा रहे हैं। प्रोटीन एक जटिल यौगिक है जिसका फिलहाल विटामिनों की तरह किसी कार्यशाला में निर्माण नहीं किया जा सकता। भविष्य में शायद ऐसा संभव हो जाए। हमारे लिए यह जानना भी आवश्यक है कि एक दिन में बहुत अधिक प्रोटीन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की कुछ मात्रा ही शरीर की वृद्धि या मरम्मत में उपयोगी होती है। शेष ऊर्जा प्रदान करने में या वसा में बदल जाती है। चूंकि प्रोटीन शरीर में जमा नहीं किया जा सकता, वह व्यर्थ हो जाता है। औसतन एक व्यक्ति को अपने 1 किलो वजन के अनुपात में 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। शरीर की ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट उपयुक्त है। विटामिन, शायद आप में से कुछ लोग विटामिन के नामों से परिचित होंगे। वे वनस्पति व पशुजन्य खाद्यों से प्राप्त किए जा सकते हैं। विटामिन कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, पर भोजन में इनकी लगातार कमी से रोग भी हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में टॉनिक अथवा दवाइयों के रूप में विटामिन देने से ही रोग का निदान हो जाता है। विटामिन स्वयं ऊर्जा का स्रोत नहीं, किंतु ये कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा मुक्त करने में सहायक है। अतः भोजन में सही मात्रा में विटामिन आवश्यक लेना चाहिए। विटामिन कई मात्रा के होते हैं, कोई
एक विशेष विटामिन अथवा विटामिन समूह स्वास्थ्य की रक्षा करता है और शरीर के किसी विशेष अंग के कार्य में सहायक होता है। प्रत्येक विटामिन की अपनी विशेष भूमिका है और कोई अन्य विटामिन इसका विकल्प नहीं हो सकता। विटामिन ए स्वस्थ आंखों, चिकनी त्वचा और चमकदार बालों के लिए आवश्यक है। हमारे देश में विटामिन ए की कमी के कारण अनेक बच्चे अंधे हो जाते हैं। इसे आसानी से रोका जा सकता है क्योंकि विटामिन ए से भरपूर सब्जियां जैसे गाजर, हरी सब्जियां आदि की हमारे यहाँ कमी नहीं है। और आप देखेंगे कि विटामिन बी के भी कई उपवर्ग हैं। शरीर के लिए इनका अलग अलग महत्व है, परंतु विटामिन बी का स्रोत लगभग एक होता है। आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे या बड़े बूढ़े भूख न लगने की शिकायत करते हैं, उन्हें खाने की इच्छा ही नहीं होती। ऐसा विटामिन बी ग्रुप की कमी के कारण होता है, जिसके व्यक्ति अल्प पोषण का शिकार हो जाते हैं और इसका उसकी वृद्धि पर असर पड़ता है। विटामिन सी ताजे फलों और सब्जियों में विशेष रूप से नींबू, संतरा, मौसमी तथा अमरूद में पाया जाता है। ये हमारी श्लेष्म झिल्लियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, जो हमारे नाक, मुंह तथा अन्य भागों में होती हैं। इन्हें खाने से सर्दी जुकाम आदि से बचाव होता है। विटामिन डी जो अंडे, दूध, मक्खन आदि में पाया जाता है, हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और शारीरिक विकृति आ जाती है, जैसे बच्चों की टांगें टेढ़ी हो जाती हैं। यही एक मात्रा ऐसा विटामिन है जो हमारी त्वचा में धूप से बनता है और हमारे देश में धूप की कोई कमी नहीं है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील हैं, ये शरीर में नहीं रह सकते, इसलिए इनका हमारे दैनिक भोजन में होना बहुत आवश्यक है। अन्य विटामिन पानी में नहीं घुलते, यदि वे आवश्यकता से अधिक हों तो शरीर में जमा हो जाते हैं। विटामिनों की अधिक खुराक से भी बीमारियां हो सकती हैं। इन्हें डॉक्टर की सलाह से ही दवा अथवा टॉनिक के रूप में लेना चाहिए। हाल ही में यह देखा गया है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी के आधिक्य से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, जैसे सिरदर्द, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, जी मिचलाना इत्यादि। कुछ विशेष परिस्थितियों में विटामिन नष्ट हो जाते हैं, अतः खाना पकाते समय उन्हें बचाने के लिए बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए। उदाहरण के लिए विटामिन सी और बी ग्रुप के विटामिन जो पानी में घुलनशील हैं, प्रायः सब्जी अथवा फलों को धोते समय बह जाते हैं। अधिक तापमान पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है, अतः आंवला, हरी मिर्च, नींबू, संतरा, मौसमी, अमरूद आदि विटामिन सी से प्रचुर मात्रा में होता है। उन्हें पकाने के बजाय कच्चे खाने चाहिए। विटामिन बी2 जो दूध, अनाज और सब्जियों में होता है, अधिक समय तक धूप में रहने से नष्ट हो जाता है। साधारणतया खाना पकाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जिससे विटामिन नष्ट न हो। सब्जियां वगैरह धोने और पकाने में पानी का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। जिस पानी में दाल, चावल या सब्जी भिगोई गई हो अथवा पकाई गई हो, उसे फेंकना नहीं चाहिए। इस पानी को या तो खाना पकाने में अथवा अन्य किसी प्रकार से प्रयोग में ले लेना चाहिए। सब्जी काटने से पहले धोनी चाहिए, अन्यथा कटी सब्जियों के विटामिन पानी के साथ बह जाते हैं। सब्जी काटने के तुरंत बाद पका लेनी चाहिए। उसे कम से कम समय में पकाकर तुरंत परोसना चाहिए। खाना पकाने में मीठे सोडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अब आप एक काम कर सकते हैं कि विटामिन्स और उनके कार्य और उनके स्रोत क्या हैं, इसकी लिस्ट आप अपने गूगल के डाउनलोड से डाउनलोड कर लीजिए कि आप कौन सी विटामिन का स्रोत क्या है और वो कौन सा कार्य करता है। तो इसकी एक लिस्ट निकाल लेंगे तो आपकी 21.2 में दी गई सारी तालिका संपूर्ण हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। खनिज लवण। हमारी हड्डियों और दांतों में काफी मात्रा में कैल्शियम होता है। एक वयस्क की हड्डियों में लगभग 1 किलो और बच्चे की हड्डियों में 30 ग्राम कैल्शियम होता है। अतः बच्चे के वयस्क होने तक उसकी हड्डियों को अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसलिए डॉक्टर गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को कैल्शियम की गोलियां खाने की सलाह देता है। कैल्शियम शरीर में एक अन्य खनिज लवण फास्फोरस के साथ सदा पाया जाता है। दूध तथा हरी सब्जियां कैल्शियम का अच्छा स्रोत हैं।
चौलाई और मेथी के साग में यह प्रचुर मात्रा में होता है। यह घाव से रक्त के बहाव को रोकने तथा मांसपेशियों के सही कार्य के लिए भी आवश्यक है। एक अन्य महत्वपूर्ण खनिज लवण है लौह तत्व। यह रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक है। हीमोग्लोबिन से ही रक्त का रंग लाल होता है। 1 किलो कैल्शियम की तुलना में शरीर में लौह तत्व की कुल मात्रा 3 ग्राम के करीब होती है। बढ़ते हुए बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए यह बहुत आवश्यक है। रजोधर्म के समय महिलाओं में लौह तत्व की कमी हो जाती है, अतः उन्हें अतिरिक्त लौह तत्व लेने चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए 17 विभिन्न लवणों तत्वों की आवश्यकता होती है। यद्यपि जिस मात्रा में हम भोजन करते हैं उसकी तुलना में उनकी मात्रा नगण्य है। इसलिए इन खनिज लवण तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। उनमें से कुछ तत्व शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तथा उनके तरल पदार्थ का अंश हैं और कोशिकाओं की रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। क्या आपने फ्लोराइड दंत मंजन का नाम सुना है? फ्लोरीन दांतों को मजबूत बनाने के लिए अनिवार्य है और उन्हें गिरने से रोकता है। यही कारण है कि आजकल फ्लोरीन युक्त दंत मंजन को बढ़ावा दिया जा रहा है, किंतु अत्यधिक मात्रा में फ्लोरीन हानिकारक है। आंध्र प्रदेश और पंजाब के कुछ जिलों के पानी में अतिरिक्त फ्लोरीन पाया जाता है। ऐसा पानी पीने से दांतों की चमक चली जाती है और उनका एनामेल कमजोर पड़ जाता है। हम सब भोजन में साधारण नमक का उपयोग करते हैं। यह शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। साधारण नमक सोडियम का क्लोराइड है। एक अन्य लवण है आयोडीन, जिसकी जरा सी मात्रा एक हार्मोन का महत्वपूर्ण अंश है। यह हार्मोन गले के थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होती है। इसकी कमी से गले की थायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, जिसे घेघा गलगंड कहते हैं। इससे बचने के लिए खाने में आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए, जो आजकल बाजार में आम तरीके से कहीं भी उपलब्ध है। 21.5 शरीर के लिए भोजन रूपी ईंधन। जैसा कि पहले बताया गया है कि शरीर को आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की क्रियाओं तथा विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि शरीर की आंतरिक और बाह्य क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से शरीर की तुलना एक मशीन से की जा सकती है, जिसे चलाने के लिए भोजन रूपी ईंधन की आवश्यकता होती है। शरीर में यह शक्ति अथवा ऊर्जा भोजन से उत्पन्न होती है। इस क्रिया को उपापचय कहते हैं। इसकी तुलना अग्नि के दहन क्रिया या प्रज्वलन से भी की जा सकती है। इस दहन में भी ऑक्सीजन का ह्रास होता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यदि शरीर को कम से कम मात्रा में आवश्यक शक्ति नहीं मिलती तो वह अपने आंतरिक अथवा बाह्य कार्यों को ठीक से नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी शरीर और मशीन के बीच एक मूलभूत अंतर यह है कि शरीर उसी ईंधन से निर्मित है जिससे यह शक्ति प्राप्त करता है। कोई भी मशीन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए स्वयं उपयोग में नहीं आ सकती, किंतु हमारे शरीर में यह क्षमता है। भोजन के अभाव में या व्रत के दिन शरीर स्वयं अपनी वसा को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप उसका वजन कम हो जाता है। यदि शरीर को आवश्यकता से अधिक ऊर्जा मिलती है तो वह भविष्य में इस्तेमाल के लिए वसा के रूप में शरीर में एकत्रित होती जाती है। शरीर की ऊर्जा को कैलोरी अथवा किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी में मापा जाता है। उदाहरण के लिए जब 1 चम्मच चीनी 5 ग्राम शरीर में जलती है तो उससे 20 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों ने शिशुओं, लड़कियों, लड़कों और विभिन्न आयु एवं विभिन्न वजन वाले वयस्कों के लिए आवश्यक ऊर्जा का अध्ययन किया है, जिससे आप यह जान सकेंगे कि विभिन्न कार्यों में कितनी कैलोरी खर्च होती है। आप यह जानने के लिए उत्सुक भी होंगे कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ और क्रियाशील बनाए रखने के लिए कितना भोजन चाहिए। तो इसकी गणना के लिए हमें विभिन्न पोषक तत्वों की ऊर्जा शक्ति को जानना होगा और इन बातों को जानना होगा कि किसी व्यक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है। तो इसके लिए आप गूगल का सहारा लें। गूगल में जाएं कि किसी व्यक्ति को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, तो उसमें खुद ही आ जाएगा कि ऊर्जा उसे कितनी चाहिए और उस ऊर्जा के स्रोत क्या हो सकते हैं। वो भी आ जाएगा कि इसमें आपको ऊर्जा के स्रोत क्या होंगे। तो आइए अब हम
मालूम करें कि मनुष्य को एक दिन में कितनी ऊर्जा चाहिए। व्यक्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता मुख्य दो बातों पर निर्भर करती है। शरीर की आंतरिक या मूल प्रक्रिया जिसे आधारी उपापचय दर भी कहते हैं, और दूसरा उसकी शारीरिक गतिविधियों पर। शरीर में ऊर्जा का अधिकतम भाग आंतरिक क्रियाओं यानी आधारी उपापचय पर खर्च होता है। यह खर्च शरीर, लिंग, आयु, नींद, शारीरिक तापमान, हार्मोन आदि से प्रभावित होता है। शारीरिक क्रियाओं पर ऊर्जा का खर्च आधारी उपापचय से अक्सर कम होता है और यह व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर करता है। कार्य हल्का फुल्का, साधारण या कठिन परिश्रम हो सकता है। पत्थर तोड़ने, दौड़ने या अन्य कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक क्रियाओं पर ऊर्जा का खर्चा आधारी उपापचय से ज्यादा होता है। आपके अनुभव किया होगा कि कठिन परिश्रम करने के पश्चात हमें बहुत भूख लगती है और हम बहुत खाना खाते हैं, जबकि खाली बैठे रहने पर भूख अपेक्षाकृत कम लगती है। 21.6 संतुलित आहार। अभी तक हमने भोजन की मात्रा और उसकी गुणवत्ता का उल्लेख किया। आहार में इन दोनों का संतुलन होना चाहिए। संतुलित आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों का समावेश होता है जिससे मनुष्य की ऊर्जा की आवश्यकता पूरी हो सके तथा स्वस्थ रहने के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन एवं लवण मिल सके। तो इसके लिए संतुलित आहार की लिस्ट क्या हो, यह भी आप गूगल का सहारा लें। गूगल में जाएं और आप डालेंगे जैसे ही कि बैलेंस डाइट, तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी कि आपको कितना चीजें क्या लेना है, और इस प्रकार आपकी ये सूची तैयार हो जाएगी और इस सूची को आप कंठस्थ कर लें, याद कर लें कि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। अब अगला इसमें जो इकाई है उसको पढ़ते हैं मोटापा। प्रायः मोटे लोग यह सोचते हैं कि उनके मोटापे का कारण उनके शरीर की बनावट है अथवा यह वंशानुगत है। कुछ मामलों में तो यह सही भी हो सकता है, किंतु क्या आपने कभी कोई मोटा मजदूर, मोटा कूली, खिलाड़ी अथवा पर्वतारोही देखा है? अन्य लोगों की अपेक्षा उनके भोजन की मात्रा अधिक होने के बावजूद भी उनका वजन नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि इसलिए वे अपनी कैलोरी शारीरिक श्रम में खर्च कर डालते हैं। जब कैलोरी की मात्रा आवश्यकता से अधिक होती है तो अतिरिक्त मात्रा वसा के रूप में शरीर में एकत्रित हो जाती है और धीरे धीरे व्यक्ति मोटा होता चला जाता है। सही वजन और चुस्त शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। बुखार अथवा संक्रमण में भोजन की आवश्यकता। बुखार में शरीर के ऊतकों के प्रोटीन नष्ट होते हैं और पानी और नमक की कमी हो जाती है। जैसे जैसे बुखार बढ़ता है वैसे वैसे आधारी उपापचय दर भी बढ़ती चली जाती है। ऐसी स्थिति में किस प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? आधारी उपापचय की दर बढ़ने से तथा ऊतक के प्रोटीन नष्ट होने के कारण भोजन में कैलोरी तथा प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। रोगी को ऐसा भोजन देना चाहिए जो वह आसानी से पचा सके, जैसे दूध, अंडा, कस्टर्ड, पुडिंग, फल या फलों का रस इत्यादि। ग्लूकोज और चीनी से ऊर्जा की कमी को तुरंत पूरा किया जा सकता है। बुखार के समय मक्खन, घी, वनस्पति तेल आदि नहीं देना चाहिए, किंतु ज्वर उतर जाने पर इन्हें भोजन में सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योंकि ये ऊर्जा के भरपूर स्रोत हैं। 21.7 भोजन और अंधविश्वास। शायद आपकी भी धारणा अपने परिवार के सदस्यों या मित्रों से जानकार बनी हो कि कुछ खाद्य पदार्थों को एक साथ खाना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, जैसे कि मूली दूध या मछली दूध साथ नहीं लेना चाहिए, इससे त्वचा पर सफेद दाग हो जाते हैं। फल या दही के तुरंत बाद कभी दूध नहीं पीना चाहिए, यह पेट में जाकर फट जाता है आदि। लेकिन इन विश्वासों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। क्या आप जानते हैं कि पेट में जाकर दूध का क्या होता है? हमारे पेट में जो अमाशय रस होता है, दूध हजम करने के लिए सबसे पहले उसे फाड़ता ही तो है। कुछ लोग बीमारी के निदान हेतु कुछ खास प्रकार के आहार के सेवन की सलाह देते हैं। ऐसे सुझाव हमारे हितैषी मित्रों से मिलते हैं, परंतु यह भी तो संभव है कि इसमें आवश्यक पोषक तत्वों की कमी रह जाए। रोगी को डॉक्टर द्वारा बताया गया आहार ही ग्रहण करना चाहिए। 21.8 भोजन और एलर्जी। भोजन और एलर्जी और भोजन संबंधी भ्रांतियों में बहुत अंतर है।
खाने की वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका कुछ लोगों पर विचित्र प्रभाव पड़ता है। शायद आप भी कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले होंगे जिसकी त्वचा पर अंडा खाते ही पीत उभर आता है। भोजन के कुछ तत्वों से कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। एलर्जी उस विघ्न बाधा का वैज्ञानिक नाम है जो किसी एक विशेष प्रकार के तत्व के प्रति संवेदी होने के कारण व्यक्ति को होती है। कुछ लोगों को पराग से तो कुछ लोगों की त्वचा में कुछ खास पदार्थ के स्पर्श मात्र से एलर्जी हो जाती है। दवाओं से एलर्जी हो जाना एक आम बात है। पेनिसिलिन का इंजेक्शन देने से पहले डॉक्टर यह देख लेते हैं कि रोगी को कहीं इससे एलर्जी तो नहीं है। जिन खाद्य पदार्थों से एलर्जी हो सकती है वे हैं मछली, अंडा, दूध और दूध से बनी वस्तुएं। प्रायः प्रोटीन वाले खाद्यों से एलर्जी होती है। भोजन से कुछ प्रकार के एलर्जी हो सकती है, जैसे त्वचा पर पीत उछल आना, एक्जिमा, अस्थमा, छींकें, एक तरफा सिरदर्द, उल्टी, दस्त आदि। 21.9 भोजन में मिलावट। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ कभी कभी भोजन तो क्या दवाओं तक में मिलावट कर दी जाती है, और वह भी ऐसे चीजों की जो शायद ही खाने या पीने योग्य हो। उदाहरण के लिए शुद्ध घी में डालडा मिला दिया जाता है और वनस्पति घी में सस्ते किस्म के तेल। स्वाद के लिए कई प्रकार के रसायन भी मिलाए जाते हैं। दालों में कंकर और आटे में चॉक पाउडर मिलाकर बेचा जाता है। इसी प्रकार पीसे हुए मसालों में चाय या कॉफी पाउडर में भी मिलावट होती है। दूध में पानी मिलाना एक आम बात है और कभी कभी तो यह पानी एकदम गंदा भी हो सकता है। व्यापारी मिलावट द्वारा अधिक फायदा पाने के लालच में यह भी भूल जाते हैं कि लोग इस मिलावट से बीमार पड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के तेल में अर्जिमोन का तेल मिलाने से लकवा हो जाता है। चने के दाल में खेसारी दाल मिलाने से लेथाइरस अथवा कलायखंज रोग हो जाता है। इसमें पैरों का लकवा हो जाता है। हल्दी में धातु पीत नामक विषैला तत्व मिलाते हैं जिससे कैंसर हो सकता है। विज्ञापन एजेंसियां भी झूठे आश्वासन देकर लोगों को गुमराह करती हैं। ऐसे विज्ञापनों से सतर्क रहना चाहिए। क्या इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? सरकार भोजन अथवा भोज्य सामग्री में मिलावट करने वालों के लिए कड़े नियम बनाए और ऐसे लोगों को कड़ी सजा दे जिससे अन्य लोग सतर्क हो जाएं। उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे उपभोक्ता कल्याण संस्थाएं बनाएं जहां वे अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें और ऐसे गलत कार्यों को रोकने के लिए दबाव डाल सकें। अमेरिका में इस प्रकार की संस्थाएं बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। वे बाजार में बिकने वाली हर वस्तु की जांच करती हैं। 21.10 कुपोषण और अस्वस्थता। भाग 21.6 में हमने संतुलित आहार के विषय में पढ़ा। अब हम यह देखेंगे कि कम आहार का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आप कुपोषण शब्द से परिचित हैं? कुपोषण का अर्थ है व्यक्ति को उचित मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा अथवा उसके आहार में किसी पोषक तत्व या तत्वों की कमी है जिसके कारण से उसके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। प्रोटीन और कैलोरी की कमी से भारत एवं एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में लोग प्रायः कुपोषण का शिकार होते हैं। भारत में कुपोषण के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं: गरीबी, विशाल जनसंख्या, कम उपज और भोजन का असमान वितरण, अशिक्षा इत्यादि। क्या इनके अलावा कुछ और कारण बता सकते हैं? शिक्षा का अभाव, अज्ञानता और खान पान की गलत आदतें या धारणाएं भी कुछ हद तक कुपोषण के लिए उत्तरदायी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जनसंख्या और गरीबी असमान रूप से फैली है। समृद्ध देशों में जैसे अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया आदि में जनसंख्या कम है और रहन सहन का स्तर ऊंचा है, परंतु इसके विपरीत एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में विश्व की 70% जनता निवास करती है, परंतु रहन सहन का स्तर निम्न है। संसार की लगभग 3/4 कुपोषित जनता भारतीय उपमहाद्वीप में रहती है। संसार की सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में भारत का दूसरा स्थान है। अनुमान है कि वर्ष 2000 तक भारत की जनसंख्या 100 करोड़ हो जाएगी। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भोजन की मांग भी बढ़ती है। योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार 1977-80 में
48% ग्रामीण और 41% शहरी जनसंख्या गरीबी को रेखा से नीचे थी, अर्थात लोग कैलोरी से पूर्ण आहार जुटा पाने में असमर्थ थे। इसलिए हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कुपोषण का शिकार है। हाल ही के आकलन के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जनता की संख्या घटकर 39% रह गई है, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कुल जनसंख्या में वृद्धि भी हुई है। अतः कुपोषित लोगों की संख्या अब 30 करोड़ के लगभग है। हमें उत्पादन के साथ साथ उपभोक्ताओं को खरीदने की क्षमता को भी बढ़ाना होगा, अर्थात लोगों के पास सही भोजन खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हमें लोगों के लिए अधिक नौकरियां और अधिक वेतन की व्यवस्था करनी होगी। वह एक कठिन कार्य है। इसके लिए देश में आर्थिक परिवर्तन की सख्त आवश्यकता है। सामाजिक स्तर पर हमें भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े प्रतिभोजों में, चाहे वह समृद्ध लोगों के यहाँ हो या साधारण व्यक्तियों के यहाँ, काफी खाना बर्बाद होता है। इसके अलावा हमें आवश्यकता से अधिक भोजन कैलोरी या प्रोटीन के लिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य के दृष्टि से हानिकारक है। हम भारत में कुपोषण की चर्चा कर रहे हैं। अपर्याप्त भोजन लेने से पोषक तत्वों का संतुलन नहीं रहता। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और परिणाम होता है स्वास्थ्य में क्षति, रोगों के होने की संभावना और आयु में कमी। हमारे देश में रोगियों की चिकित्सा पर जो धन व्यय किया जाता है, उसे पौष्टिक भोजन पर खर्च करके बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। कैलोरी व प्रोटीन के अभाव में कुपोषण से होने वाली बीमारियां। विकासशील देशों में कैलोरी एवं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों की समस्या गंभीर है। गरीब और अशिक्षित परिवारों के बीच ही इन रोगों में सर्वाधिक ग्रस्त हैं, जो हमारी जनसंख्या का प्रमुख भाग है। प्रोटीन और कैलोरी के अभाव में कुपोषण से होने वाली दो गंभीर बीमारियां क्वाश्योरकर और सूखा रोग है। प्रतिवर्ष करोड़ों बच्चे इन बीमारियों के कारण मौत के मुंह में चले जाते हैं और करोड़ों इनके कारण कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं। इन रोगों से बच्चों का शारीरिक विकास कुंठित हो जाता है और संक्रमण से लड़ने की उनकी प्राकृतिक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। अत्यधिक कुपोषण का बच्चों के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। वे मंदबुद्धि रह जाते हैं और पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते। इसलिए हर प्रकार अपने परिवार और देश पर वे एक बोझ बन जाते हैं। क्वाश्योरकर क्या है, इसके बारे में भी आप दो पंक्तियों में जान लें। इस बाल रोग का पता सबसे पहले अफ्रीका में 1935 में लगा था। यह नाम अफ्रीकी भाषा के दो शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है पहला और दूसरा, अर्थात दूसरा बच्चा जल्दी पैदा होने से पहला बच्चा मां के पोषक दूध से वंचित हो जाता है और वह क्वाश्योरकर रोग से ग्रस्त हो जाता है। मां का दूध छुड़ाने पर बच्चे धीरे धीरे कमजोर होते चले जाते हैं। ऐसा क्यों? मां का दूध छोड़ने पर बच्चों को बड़ों की अपेक्षा दुगनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मां के आहार में कोई कमी रह जाने पर भी उसका दूध 6 माह तक बच्चे के पोषण के लिए मात्रा तथा गुण की दृष्टि से पर्याप्त होता है और वह बच्चे की संक्रमण से भी रक्षा करता है। 6 माह के पश्चात बच्चे को सही ढंग से विकसित होने के लिए अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती है, जो निम्नलिखित कारणों से उन्हें नहीं मिल पाता। घर में दूसरे बच्चे के आ जाने से आर्थिक बोझ बढ़ जाती है। अज्ञानतावश सर्वोत्तम भोजन रोजी रोटी कमाने वाले पुरुष को दे दिया जाता है। बच्चे और महिलाएं बचा खुचा खाना खाते हैं। बच्चों को माँ का दूध अच्छा लगता है। खाने को लेकर उनके बहुत नखरे होते हैं। कोई भी नई चीज आसानी से वे नहीं खाते हैं। चौथा बिंदु है, अधिकतर भारतीय केवल शाकाहारी भोजन जुटा पाते हैं। बच्चे को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके लिए बच्चे को बहुत अधिक मात्रा में भोजन देने से ही उसके प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हो सकती है। इस तरह बच्चा आवश्यक प्रोटीन युक्त आहार से वंचित रहने के कारण बीमार हो जाता है। सूखा रोग, इसका कारण आहार में प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की अत्यधिक कमी है। 1 से 5 वर्ष के बच्चों में पोषण सर्वेक्षण से पता चलता है कि कम आय वाले वर्ग के 90% से अधिक बच्चों को आवश्यक कैलोरी नहीं मिलती और वे सूखा रोग के शिकार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही इकाई 21।
अब अगले एपिसोड में इकाई 22 का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।